ए इजिकल टू बी इजिकल टू ए प्लस बी, रिजल्टेंट विल बी, तीनों इक्वल हैं तो एंगल विल बी 120। तो यूटिलाइज करोगे डेटा को, वेरियस जगहों पे इस्तेमाल होगा ये। तो 120 का एग्जांपल दे दिया, वन मोर एग्जांपल दे रहा हूं। तो 120 ऐसा दिया रहेगा, ए इजिकल टू बी इजिकल टू सी, ए इजिकल टू बी इजिकल टू सी, वन मोर कंडीशन ए प्लस बी प्लस सी। चार ऑप्शन दे रहेंगे, ये तुम्हें बताना क्या था, एंगल बिटवीन वेक्टर ए वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। ओके 120 120 120, दो कंडीशन दिया हुआ, ऊपर में जो कंडीशन दिया इसका मतलब क्या हो गया, ए इजिकल टू बी इजिकल टू सी का मतलब हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स क्या हैं बराबर है। और नीचे जो है ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू जीरो का मतलब क्या है, ए एंड बी एंड सी का रिजल्टेंट जीरो है, ए एंड बी एंड सी का रिजल्टेंट कितना हमारा। तो ये जो ट्रायंगल क्रिएट करोगे यहाँ पे, तो जो कंप्लीट ट्रायंगल होगा डेट बोली, तो सभी को क्लॉकवाइज दिखा दो या एंटी क्लॉकवाइज दिखा दो, ये दिस दिस एंड दिस, ऐसा शो करोगे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जो डायग्राम बनेगा तो ऐसा बनेगा। अब बोलेंगे ए और बी में जो एंगल होगा, या बी और सी में, और सी और ए में, ऑब्वियसली सब लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इंटरनल एंगल कितना होता है हमारा, तो 60 60 60 होता है, और ये एक्सटर्नल एंगल 120 हो जाएगा, ये 120 120 और ये 120। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी में जो एंगल होगा तो कितना हो गया हमारे पास, तो ये वाले एक्सटर्नल एंगल हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक का हेड है एक का टेल है, इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे तब जो है दोनों का टेल मिलेगा। एंड देन तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना टिक आउट कर लेंगे आप, 120 और बी और सी में, और सी और ए में। तो नोट कर लें, फोटो बना लें आप। क्लियर है, तो सेम क्वेश्चन फिलअप कर लें। इक्विलैटरल ट्रायंगल पे तो एक तो ज्योमेट्री हमने दिखा दिया, एक ज्योमेट्री बना दिया गया, अनदर विल बी, ये तीनों का एंगल ए और बी और सी और ये तीनों जगहों पे आंसर कितना टिक करेंगे, 120 120 120। अब ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन सेम है, कंडीशन भी, तो एक कंडीशन ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला चेंज कर दिया गया। अब जो फिर से इसी का आंसर दें, डायग्राम बना ले आप। ए इजिकल टू बी इजिकल टू सी एंड ए प्लस बी इजिकल टू सी, एंगल बिटवीन ए एंड बी बताना, बी एंड सी बताना, सी एंड ए बताना। ए बी का 60, बी सी का 120,
ए एंड सी का 60. एनीबडी एल्स? ए बी 120, ए बी 120. 60 और बी सी भी 60. ओके. ए प्लस बी इजिकल टू सी. तो क्या डायग्राम बनाएंगे? ए और बी को सेम सेंस मिलेंगे, ए और बी को सेम सेंस लेंगे और सी को अपोजिट सेंस में ले लोगे. तो ये ऐसा कंडीशन हो गया, डायग्राम ऐसे बन जाएगा. ए बी एंड सी, ए और बी और सी तीनों की लंबाई बराबर है. तो एंगल्स कौन से वाले होंगे? इंटरनल वाले होंगे. तो इंटरनल एंगल्स यहाँ पे तो 60 60 60 होगा. तो ओबियस 60 इंटरनल वाले होंगे. बट जो यहाँ पे डिफिनेशन आएगा, तो यहाँ पे ए और बी में ये वाला एंगल कहलाएगा एंगल, और यहाँ पे दोनों के हेड मिल रहे हैं. तो ये 60 यहाँ पे और यहाँ पे दोनों के टेल मिल रहे हैं. तो अब सब के लिए ओबियस है. बी और सी में कितना एंगल दिख रहा है आपको? बी और सी में 60 दिख रहा होगा. ए और सी में कितना दिख रहा है? तो ए और सी में कितना दिख रहा है? 60 दिख रहा है. और दैट विल ए एंड बी में. तो आंसर कंप्लीट हो गया. अब ये दोनों फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गया. इसको सिंगल सेंटेंस में तो समझोगे तो क्या बताओगे? इस दोनों कंडीशन को तो एक सिंगल लाइन में समराइज कर दें. सिंगल लाइन में समराइज कर दें, कर पाओगे? बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी रहेगा, तो उस केस में एक्सटर्नल एंगल होगा. एक्सटर्नल एंगल 120 120 120 एंगल होगा. और अगर ए प्लस बी इजिकल टू सी होगा, तो उस केस में तो एक एक्सटर्नल एंगल होगा और बाकी क्या होंगे? दो इंटरनल एंगल कहलाएंगे. दो इंटरनल एंगल क्या कहलाएंगे? तो उस केस में कितना आ गया? 40 60 60 एंड 120. याद रह जाएगा. 120 120 120 एंड 60 60 एंड 120. तो इन दोनों रिजल्ट को यूज करके तुम्हारी किताबों में जो है क्या सवाल बनाया गया, जो तुम प्रैक्टिस करोगे तो सवाल में मिलेगा. इन दोनों रिजल्ट को यूज करके सवाल बनाया गया. रेडी हैं सब लोग? ये दोनों एक ही क्वेश्चन में लिखा हुआ. जहाँ पे तुम प्रैक्टिस करोगे ध्यान रखोगे, क्योंकि क्लास में पिछले साल भी या हर साल पढ़ाता हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन को फिर से लोग लेके पूछने आता है. समझ में आई बात? तो आपको बोला होगा कि जो चीज़ें क्लास को ध्यान से सुनोगे तो मोस्टली क्वेश्चंस तुमसे अपने आप ही बन जाएगा. तो क्वेश्चंस में तुम किताब में प्रैक्टिस करोगे तो लिखा हुआ दोनों कंडीशन एक साथ लिखा हुआ कि ए प्लस बी प्लस, और ए प्लस बी प्लस सी हमने यूज किया. मैं भी वहाँ पे ऐसे भी यूज कर सकता हूँ. ए प्लस बी प्लस सी को ना यूज करके पी प्लस क्यू प्लस आर, कुछ किताबों में ये यूज किया. और दूसरा पी प्लस क्यू इजिकल टू आर. और यहाँ पे बोला कि जब ऊपर वाला केस है और लिखा हुआ साथ में, तो एक कंडीशन दिया वो साथ में ये लिखा हुआ, दोनों केस में ये वैलिड है. ये तीन कंडीशन क्वेश्चन में दिए हुए हैं. और बोला इस केस में किसके बीच का एंगल? पी एंड क्यू के बीच का एंगल. पी एंड क्यू के बीच का एंगल, पी एंड क्यू के बीच का एंगल का नाम कितना? θ1 है. और यहाँ पे पी एंड क्यू के बीच का एंगल का नाम कितना है? θ2. तो θ1 एंड θ2 में क्या रिलेशन होगा? तो ये प्रूव आउट करना. θ1 और θ2 में कितना रिलेशन होगा? θ1 की वैल्यू और θ2 की वैल्यू में. ऐसे चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि θ1 इजिकल टू θ2, θ1 इजिकल टू ट्वाइस ऑफ θ2, θ1 इजिकल टू थ्राइस ऑफ θ2, ऐसा करके चार ऑप्शन दिए हुए. क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर बता दो. θ1 θ2 में क्या रिलेशन होगा? 2 θ1 इजिकल टू θ2. तुम्हारे आंसर से क्या आंसर होगा? P प्लस क्यू प्लस आर इजिकल टू 0 एक कंडीशन है. वहाँ पे बोला P एंड Q के बीच का एंगल कितना है? तो डेट विल बी θ1 नाम है उसका. और नीचे में P प्लस क्यू इजिकल टू आर है. और वहाँ पे जो P एंड Q के बीच का एंगल कितना है? θ2 है. तो θ1 θ2 में क्या रिलेशन, यहाँ बॉक्स में डालना कि क्या होगा. चार ऑप्शन वैसे वहाँ दिए रहेंगे. एक ऑप्शन रहेगा θ1 इजिकल टू θ2, दूसरा रहेगा θ1 इजिकल टू ट्वाइस ऑफ θ2, तीसरा रहेगा ट्वाइस ऑफ θ1 इजिकल टू θ2. ऐसा करके चार ऑप्शंस दिए रहेंगे. θ1 इजिकल टू ट्वाइस ऑफ θ1 इजिकल टू θ2. यस.
चलें ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि अभी भी लिखा था P प्लस क्यू प्लस आर, तो सभी एक ही सेंस में है, तो यहाँ पे थीटा वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 आ जाएगी, ठीक है। और ये वाले में क्या दिखाया था? P प्लस ए प्लस बी इजल टू कितना था? ए प्लस बी इजल टू सी। इस केस में कितना था हमारे पास? P और Q के बीच का एंगल यहाँ भी कितना था? 120 ही आया था, तो थीटा वन इजल टू कितना हो जाएगा इस केस में? समझ आ गई बात कुछ? ये अगर क्वेश्चन यही रहेगा P एंड Q के बीच के एंगल के बीच में रिलेशन निकालो, तो P एंड Q में वहां भी ऊपर भी एंगल 120 और नीचे भी एंगल कितना, तो क्या टिक आउट करोगे? तो टिक आउट करोगे थीटा वन इक्वल टू, समझ में आया कुछ? लेकिन यही क्या दिया रहेगा, ध्यान देखो, आप देखो ये समझ में आ गया। तो अब दूसरा सवाल देखोगे, इसके अगर ऐसा लिखा होगा ये सवाल में, अगर यही सवाल में क्या लिखा हुआ, तो इनके बीच का एंगल की चर्चा कर दी है, Q एंड R। अब चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? R एंड Q के बीच के एंगल की चर्चा कर दी है, कोरिलेट करो, थीटा वन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा टू, क्योंकि ऊपर से आप देखेंगे तो R एंड Q के बीच का एंगल 120 है और नीचे वाले में तो R एंड Q के बीच का एंगल 60 है, तो दोनों में रिलेशन तो कनेक्ट कर लोगे, डेट इज 120 डेट इज 60, दोनों में क्या रिलेशन है? तो जो थीटा वन की वैल्यू है थीटा टू का क्या डबल है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा तो इस केस में तो थीटा वन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा टू। थीटा वन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा टू। ये दोनों का लेके एक ही साथ क्लब करके तो सवाल बनाया हो किताबों में, तो केयरफुली तुम इंश्योर कर लो कि इनके बीच का एंगल का तो कनेक्शन करना, तो उसके अनुसार से कनेक्ट कर लो। तो कौन सा ट्रायंगल की चर्चा कर दिया? इक्विलैटरल ट्रायंगल, इंटरनल एंगल 60 60 60 और एक्सटर्नल एंगल याद रहेगा 60 60 60 एंड 120 120 120। 60 60 60 याद रखने में मजा आ रहा है तुम्हें, ये 120 में याद रखने अच्छा लग रहा है? दोनों अच्छा लग रहा है, गुड। आगे मूव करें। अभी कौन सा तो टेबल का कौन सा पार्ट लेके चले थे, तो 120 वाला केस लेके चला, उस पे के बेसिस पे तुम्हें कुछ रिजल्ट समझा दिया गया। अब कौन से लेने जा रहा हूँ? 120 वाला केस याद रखोगे, इनके और एप्लीकेशंस आगे देखूंगा, इनके और एप्लीकेशंस आगे देखूंगा। चलो एक एप्लीकेशन अभी दिखा देता हूँ कि उनका किनके बीच का एंगल रिजल्टेंट निकालो, तो 3 का रिजल्टेंट निकालना। ये सवाल भी हर किताब में मिल जाएगा तुम्हें। ये क्या, तो पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है और तीसरा वेक्टर। नाम क्या दिया? O A B C। ये वेक्टर की लंबाई कितनी है? तो R लेता हूँ, रेडियस R हो गया, R हो गया, R हो गया। अब तुम्हें सम कितना पूछा जा रहा है कि सम बता दो। इसको तो कौन सी कैटेगरी का सवाल बोलते हैं हम लोग? OA प्लस OB प्लस OC का तो रिजल्टेंट बताएं। R के टर्म्स में आएगा, ये बॉक्स में कितना आएगा बता दो तुम। एंगल 60 60 दिखाया हुआ, ये एंगल 60 है और ये एंगल भी 60 है। OA एंड OB के बीच का एंगल 60 है और OB एंड OC के बीच का एंगल 60 है। ट्वाइस R, इन तीनों का तो रिजल्टेंट है OA OB एंड OC बताना आपको। OA OB OC का रिजल्टेंट बताना। कौन सा केस है? तो 3 वेक्टर का तो सम करना है, रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स निकाल रहे हैं। क्या फंडा बताया गया था, सुन लेंगे। 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए फंडा बताया गया था कि पहले 2 को ऐड कर लोगे और उन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको तीसरे के साथ फिर से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ध्यान देखो, अब तीनों को जोड़ना, OA OB एंड OC को जोड़ना। तो पहले 2 को जोड़ेंगे। अब पहले 2, किसी को 2 को चूज कर सकते हो तुम। इन तीनों में से 2 को चूज करना है तो किसको चूज करोगे और क्यों? इन तीनों में से पहले 2 को जोड़ना है तो किसको चूज करोगे?
ओ ए ओ बी का पेयर लोगे या ओ ए ओ सी का लोगे या ओ बी ओ सी का लोगे, किसी को दो को लोगे आंसर तो उतना ही आएगा, बट जो उनको तो सोल्व करने में टाइम जो है अलग अलग लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने 60 का रिजल्टेंट भी याद है हमें, दो लोग 60 डिग्री में तो उनका रिजल्टेंट भी याद है, अब 120 पे है तो उनका भी रिजल्टेंट याद है। समझ आई बात? बट कौन सा केस आसानी से हो जाएगा? ओ ए एंड ओ सी, ओ ए एंड ओ सी को जोड़ोगे, इनको पहले जोड़ दें, ये वाला को और ये वाले को, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? तो उसके लिए हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है और एंगल 120 है तो रिजल्टेंट उतना ही आ जाता है। तो ओ ए एंड ओ सी का रिजल्टेंट आर के बराबर ही आ जाएगा, मतलब वो दोनों हट जाएंगे और उनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? आर। और वो कहां से पास करेगा? तो ये दोनों बराबर है, तो कल ही बताता है एंगल बाइसेक्टर से जाता है रिजल्टेंट। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो रिजल्टेंट कहां से पास करता है? एंगल बाइसेक्टर से जाता है। इस फंडे पे कितने सवाल मिलेंगे तुम्हें पूरे फिजिक्स में? तो अराउंड 25 क्वेश्चन तो मिलेंगे इस फंडे पे। एक एग्जाम्पल तो यहां सामने दिखा दिया और आगे भी दिखाऊंगा। तो इनको ऐड करना है, इसका आंसर जो है पहले कितना, तो आंसर ट्वाइस आर आ जाएगा। आंसर ट्वाइस आर को फंडा बोल सकते हो तुम इसे। और वैल्यू कैसे कैसे निकालेंगे तो वेरीफाई करता हूं। ऊपर देखोगे, पहले ओ ए और ओ सी को जोड़ता हूं, ओ ए एंड ओ सी को जोड़ता हूं, ओ ए एंड ओ सी को जोड़ता हूं, तो बोलेंगे ओ ए एंड ओ सी का मैग्नीट्यूड बराबर और एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? तो आर ही आ जाएगा। तो आर पास कर दो यहां से, ये जो है तो किसका रिजल्टेंट आ गया? ओ ए एंड, और ये गायब हो गया, ये दोनों अपना तो रिजल्टेंट दे करके हट गया। अब हमारे पास क्या बच गया? दो, एक तो ये वाला बच गया और ये ओ बी बच गया। ओ बी एंड ओ बी है और एक नया रिजल्टेंट ये वाला, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। तो 0 डिग्री पे रिजल्टेंट का फार्मूला कल ही लिखवाया था, ए प्लस बी हो जाता, ए प्लस मतलब आर प्लस आर हो जाएगा। तो आर प्लस आर कितना हो गया? तो ट्वाइस आर हो गया, फिनिश। समझ आई बात? आर प्लस आर कितना हो गया? ट्वाइस आर हो गया। तो आंसर विल बी ट्वाइस आर। आंसर विल बी ट्वाइस आर। जिनको समझ नहीं आया तो बता दो। कितना क्वेश्चन तुम्हें बताया कि पूरा फिजिक्स खत्म होते होते इस फंडे पे कितने क्वेश्चन मिलेंगे? मिनिमम 25 तो दिखाऊंगा। एक एग्जांपल अभी दिखा दिया, एक दो और दिखा देता हूं यहीं पे। आंसर कितना हो गया इसका? ट्वाइस आर। ये क्वेश्चन कोई देखा है? एक वेक्टर प्रैक्टिस करते हो तो जो जहां भी प्रैक्टिस करो एक फोटो बना रहता है सर्किल का और दिया रहता है डायग्राम और इनका रिजल्टेंट पूछ रहा था, वो ए ओ बी एंड ओ सी। समझ आई बात? ओ ए ओ बी एंड ओ सी। क्या याद? फंडा दे दिया। फंडा क्या हुआ था? ट्वाइस आर का फंडा हो गया। किसका फंडा हो गया? ट्वाइस आर का फंडा। एक एग्जाम्पल तो दिखा दिया, इसी को दूसरे तरीके से दे देता हूँ। इसी ये आंसर यही आएगा, बट तुम इसी को मोशन में पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे? मोशन में जाओगे तो मोशन में सेम क्वेश्चन कैसा रहेगा? लैंग्वेज दिखाता हूँ तुम्हें। तो फिजिक्स में क्या होता? फिजिक्स में तो जो रिजल्ट है वही रहेगा, बट लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। लैंग्वेज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लैंग्वेज बता रहा हूं, सुनोगे? क्या सवाल रहेगा? एक बाइक है, क्या है? बाइक है, कितना चला? 500 मीटर चला। 500 मीटर चलने के बाद 500 मीटर चला और फिर अपने डायरेक्शन से लेफ्ट की तरफ 60 डिग्री घूम गया। अब फिर से 500 मीटर चला, अब फिर से 500 मीटर चलने के बाद फिर से 60 डिग्री अपने डायरेक्शन में, तो अपने डायरेक्शन जो जिस डायरेक्शन में था उससे लेफ्ट की तरफ 60 डिग्री घूम गया। तब उसको क्या निकाले? डिस्टेंस निकाले और डिस्प्लेसमेंट निकाले। क्या निकाले हैं? पहले बाइक ने कितना चला? 500 मीटर, और कितना डिग्री से बेंड हो गया? कौन सा डायरेक्शन में बेंड हो गया? तो लेफ्ट डायरेक्शन में। फिर से कितना चला उसने? 500 मीटर, फिर से कितना डिग्री से बेंड हो गया? 60 डिग्री से बेंड हो गया। समझ में आई बात? 500 चला, 60 से बेंड होगा, फिर से 500 चला, फिर 60 से बेंड हो गया। क्लियर है? तो अब जो है तो बोला गया 500 मीटर 500 मीटर 500 मीटर चल लिया,
तो कितना डिस्टेंस हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्वेश्चन पूरा समझ में आया। पहले जो है तो बाइक जो है 500 मीटर चला, देखो इधर क्वेश्चन से मैं आंसर आपको पता ही है। डिस्टेंस पूछेगा तो 500 मीटर 500 मीटर 500 मीटर, तो कितना हो गया 1500 हो गया। और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो इनिशियल और फाइनल को तो मिलाओगे में, तो इनिशियल और फाइनल को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, तो ट्वाइस आर का फंडा ही आ जाएगा। देखो इधर 500 मीटर चला और ये इसका डायरेक्शन ये था, जब इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो उसका लेफ्ट हैंड ऊपर होगा, लेफ्ट में बेंड कर दो 60 डिग्री से, तो लेफ्ट में 60 डिग्री से बेंड करोगे तो ऐसा हो जाएगा, 60 डिग्री में लेफ्ट में बेंड कर दिया ऐसा हो गया। ये 500 मीटर चला और फिर से कितना बेंड कर गया, अब ये जो जा रहा था ऐसा अपने लेफ्ट में फिर से 60 डिग्री से बेंड कर गया, तो ऐसा हो गया। ये जो है एंगल कितना है यहाँ पे 60, और ये एंगल भी कितना है, ये एंगल 60 से बेंडिंग हुआ और यहाँ भी 60 से बेंडिंग हुआ। ये 500 मीटर, ये भी 500 मीटर, ये 500 मीटर। क्वेश्चन समझ में आया। किसी ने क्वेश्चन देख रखा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मोशन के लेके वेक्टर में मिल जाएगा या मोशन में आपको आगे मिलेगा। एनसीईआरटी में भी सवाल दिया हुआ। पहले 500 मीटर चला, 500 मीटर चला, 500 मीटर चला, पहले ये आगे भी सवाल है, हमने कितने स्टेप्स लिया अभी 500 मीटर 500 मीटर 500 मीटर इतने स्टेप लिया। वो बोले 6 स्टेप के बाद कितना होगा, फिर 8 स्टेप के बाद पूछेंगे, तो डायग्राम को कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस पूछेगा तो कितना हो गया 500 प्लस 500 प्लस 500, तो डिस्टेंस में तो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, ऐड कर दोगे तो कितना हो गया 1500 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करो, तो ये वाला जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको क्या नाम पकड़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना ध्यान देखोगे अब, मतलब बेसिकली इन तीनों वेक्टर को जोड़ना। जब डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर में ऐड करेंगे, और डिस्टेंस है तो किस में ऐड करेंगे, स्केलर में। समझ में आई बात। तो देखो वही डायग्राम कैसे हो जाएगा, देखो इधर आपको बता रखा है प्रॉपर्टी कि वेक्टर को पैरेलल ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो चेंज नहीं करेगा, तो इसको ऐसा ट्रांसलेट कर दें, ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसको भी पैरेलल ऐसे शिफ्ट कर दिया, अब वही डायग्राम बन गया। अब बेसिकली ये इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, इन तीनों का डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्प्लेसमेंट निकालने में तो क्या निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जैसे ही नाम बोल दिया तो उसका मतलब वेक्टर का काम करना शुरू कर दो। समझ में आई बात नहीं है, बात क्लियर हो गई। तो तुम ऑलरेडी अब समझ गए हो कि ये 500 मीटर ये 500 मीटर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे 120 पे, तो 500 मीटर ही आ जाएगा। और कहाँ से पास करेगा, एंगल बाइसेक्टर से, तो यहाँ से एक और ऐसा आ जाएगा, तो एक ऐसा यहाँ पे और यहाँ पे 500 मीटर दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो A प्लस B हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 1000 मीटर हो गया। या ट्वाइस आर डायरेक्ट कर देंगे, हमें रिजल्ट याद है तो क्या कर देंगे, तो ट्वाइस इंटू आर कर देंगे, 2 इंटू 500 1000 मीटर आ जाएगा। डन हो गया को लोगों को। तो कौन सा फंडा दिया, ट्वाइस आर का फंडा दिया। कुछ समझ में आया, याद रखो ट्वाइस आर का फंडा। डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या निकालते थे, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना मतलब रिजल्टेंट वेक्टर निकालना, इन तीनों स्टेप्स का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना। ठीक है, तो ये पहला स्टेप ये था, मान लीजिए इसका पहला वेक्टर ये है, इसको ओ नाम दे दें, ओ ए ओ बी एंड ओ सी। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट निकालना मतलब ओ ए का, ओ बी का और ओ सी का ही रिजल्टेंट निकालना, बेसिकली यही बोल रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे, तो पहले ओ ए एंड ओ सी का रिजल्टेंट निकालेंगे। हम जानते हैं कि इसका भी 500 मैग्नीट्यूड, इसका भी 500, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 500 500 और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 120, तो उसका रिजल्टेंट 500 ही आ जाएगा। और कहाँ से पास करेगा, एंगल बाइसेक्टर से, तो एक वेक्टर यहाँ पे एक और आ जाएगा, ओ बी के पैरेलल ही एक और वेक्टर आ जाएगा जो कि 500 का। और ये 500 ये वाला, ये 500 प्लस ये 500 दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। 500 500 तो कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा। समझ में आई बात। आप अपने मार्क्स को ना मतलब चाहते हैं कि हमारा चीज़ें फिजिक्स आसान हो जाए हमारे लिए, ठीक, और नंबर भी हमारे बढ़ जाएं। समझ में आई बात। तो आपको ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें स्टार्टिंग से ही करना शुरू कर दोगे तो आपके लिए आगे का रास्ता आसान हो जाए।
कौन सी छोटी छोटी चीज़ें? एक तो बताया कल स्टेप्स की, क्लास के तुरंत बाद रिवीजन मैं करवाता हूँ। उसके अलावा तुम क्या करो कि क्लास के बाद आपस में जैसे जो फंडे हमने समझा दिया तो उस फंडे को आपस में एक्सचेंज करो। जैसे मैं समझाता हूँ ना वैसे तुम दूसरे को समझाने की कोशिश करो। समझ आई बात? नहीं एक नहीं देखो बाहर में संचिता का फोटो लगा हुआ, उसको जैसे तुम्हारे क्लास में पढ़ा रहे हैं ना, उसको क्लास में जैसे मतलब अभी तुम्हें उठाता नहीं हूँ, बाद में चल के आगे बुलाऊंगा भी बताने के लिए कि जो इस टॉपिक को तुम तो 2 मिनट टाइम है तुम समझाओ। तो जैसे उसको मैं आगे यहाँ बुलाता था तो वो जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलना शुरू कर देते थे।